लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। देखिए, देश का काला कानून है और ये पूरी तरीके से संविधान के ऊपर हमला है। ये जिस तरीके से ये कानून बनाया गया है वो लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। एक बहुत बड़ी आबादी का आप गला घोंट देंगे, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं काला कानून है। बिहार के सिन्हा उन्होंने कहा कि सदन से जो कानून पास हुआ है उसका विरोध करने वाला देशद्रोही होगा, उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो इमरजेंसी में तुम जेल गए थे ना? इमरजेंसी तो लगी थी, क्यों विरोध किया था? तो कह रहे हैं उनका बयान है कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। और ये हिंदुस्तान है, ये उसके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये हिंदुस्तान हमारा भी है, जितना उसका है उतना हमारा भी है। लेकिन इसी हिंदुस्तान में के बंगाल पुलिस ने प्रतिबंध लगाया था कि रामनवमी का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, लेकिन उस आदेश को पलटते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रतिबंधों के साथ जुलूस निकालने की इजाजत पश्चिम बंगाल हावड़ा में दिया है। इसके अलावा देश में कुछ नहीं बचा क्या खुशी के साथ नहीं रामनवमी निकाली जा सकती? क्या पूरे प्रबंधन के साथ रामनवमी की खुशी नहीं निकाली जाएगी? रामनवमी में नफरत की बातें क्यों करते हो जो दूसरे को दिक्कत दे? अरे रामनवमी में दूसरे लोगों को भी शामिल करो ना, तब खूबसूरती लगेगी रामनवमी की भी। तो राम तो सबके हैं ना, राम कोई तुम्हारे अकेले के तो है नहीं। तो जितनी राम की खुशी आपको इतनी हमें भी है, तो सबको शामिल करो। लेकिन जितनी साफगोई से आप किसी जैसे जादवपुर विश्वविद्यालय में क्यों नहीं होता? मेरे यहाँ रामनवमी का जुलूस निकलता है, उसके रूट के ऊपर एक भी घर सिंगल घर भी नूरी मस्जिद से शुरू होता है और पूरा निकलते हुए चला जाता है। कोई घर उसके ऊपर हिंदुओं का नहीं है। मुहर्रम का जुलूस निकलता है डाकाने वाली मस्जिद के कोने से और वो पूरा निकल करके मंदिर के ऊपर ख़त्म होता है। एक भी घर मुसलमान का नहीं है। यह है सौहार्द, यह है देश। उसके सारा कमेटी के रामनवमी के जुलूस में कमेटी के आगे मुसलमान प्रबंधन करते हुए चलते हैं, मुहर्रम के जुलूस के आगे हिंदू प्रबंधन करते हुए चलते हैं। ये हिंदुस्तान क्या बना दिया इन्होंने हमारा। लेकिन जिस तत्परता से कांग्रेस के दिल को लेकर लड़ते दिखे, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि मुसलमानों की जमीन के बाद अब आरएसएस की नजर ईसाइयों की जमीन पर है। कल ऑर्गेनाइजर का आपने पढ़ा नहीं क्या? ऑर्गेनाइजर में तो लेख छपा है। हमारे पास तो ये बता रहे थे 39 लाख एकड़ ज़मीन है। गृह मंत्री जी बता रहे थे, मुझे नहीं पता कहाँ से कौन सी सोर्स उनके पास थी, और वो साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो या तो वो गलत बोल रहे, आज गलत बोल रहे, या कल जो उन्होंने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने, वो गलत था 2021 में। अब उनके लिए कहा है कि कैथोलिक के पास 17.5 करोड़ एकड़ लैंड है। 17.5 करोड़ एकड़ लैंड है। अभी उसके बाद ये मंदिरों की भी, चूँकि बड़े बड़े मंदिर हैं, मंदिरों के पास बहुत है, उनके ऊपर भी जाएगी निगाह। आर्य समाज की बहुत बड़ी संस्था है, उसको कब्जाने के लिए, उसको हथियाने के लिए, अपनी विचारधारा थोपने के लिए तैयारी होगी। ये देश को कहाँ लेके जा रहे हैं भाई? ये कर क्या रहे हैं? बौद्धों का नंबर आएगा, जैनियों का नंबर आएगा, किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं ये। आप लोग नीतीश कुमार को लेकर अलग राय रखते थे, लेकिन कल प्रेस की हुई, उसमें मुस्लिम लीडरशिप वक्त पर कुछ बोलना चाहते थे लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। नहीं तो एक बात तो बताइए, नीतीश जी ने तो पलटी ऐसी मारी है कि जिंदगी की आखिरी पलटी है उनकी, बस अब पलटी मारने लायक नहीं बचेंगे वो। सवाल सर ये है कि एक बने हुए कानून को कोई, जैसे तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार आते ही इस बिल को हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। हाँ तो क्या हुआ? जैसा आपने करा वैसे दूसरे भी कर सकते हैं। कोई आप ही फन्ने खा थोड़े ही है कि आप ही फन्ने खाएं, आप ही जानते हैं काम करना। दूसरा भी तो काम करना जानता है। मतलब क्या है? संसद का मतलब क्या है फिर? किस चीज़ का? संसद में अगर तो आप फेडरल स्ट्रक्चर खत्म कर देंगे क्या? आप फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म करना चाह रहे हैं क्या? लैंड जो है लैंड कंसर्न मैटर जो है वो स्टेट के मैटर हैं। आप फेडरल स्ट्रक्चर खत्म कर देंगे? आरजेडी भी अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस बिल को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तो सबके लिए खुला हुआ है, वो भी पाबंदी है क्या? या उसके ऊपर भी कोई कानून बनाया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट वही जाएगा जैसे सरकार चाहेगी? ये लोकतांत्रिक देश है भाई। फ्रंट फुट पे कांग्रेस खेल रही है। सपा की तरफ से अब तक कोई निर्णय नहीं आया सामने, को सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन पूरा खेल रहा है।
लेकिन समंदर में तूफान बहुत है। इसमें तो इतनी बात कहूँगा कि समंदर में तूफान बहुत है और लहर के थपेड़े जो है कोई छोटी किश्ती के सवारों को बचा नहीं पाएगी। अब वक्त है कि बड़े जहाज़ में ही सवार होना पड़ेगा। तो बड़े जहाज तो कांग्रेस हैं, आप कह रहे हैं लोगों को कि फिर कांग्रेस के जहाज पे सवार हो जाओ, किश्तियां छोड़ दो, फिर गठबंधन का मतलब क्या है? मैंने तो ये बात नहीं कही, अब आप उसके कोई मायने निकालें। मैं तो कहा कि समंदर में तूफान बहुत है और तूफान के अंदर छोटी किश्तियों के सवार बचा नहीं करते, इसलिए बड़े जहाज़ पे सवार हो जाओ। और आपके सूबे के मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले एक माफिया हुआ करता था, अब मैंने एक जिला एक मेडिकल कॉलेज कर दिया यूपी में, इतना बड़ा सहारनपुर मेडिकल कॉलेज को मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़ के निवेदन है, मैंने सरकार से भी निवेदन कर लिया, मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी निवेदन कर लिया। उनका मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उनका चिट्ठी भी मिल गई मुझे कि हम इसका परीक्षण करवा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी 8 साल में उसके अंदर बिल्डिंग खड़ी है, डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं हैं, मेडिकल कॉलेज नाम का है। जिस बिल्डिंग खड़े होने से वो बिल्डिंग भी बनाई थी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बनी थी, जब मैं वहाँ विधायक था तब वो बिल्डिंग बनी थी। उसके अंदर अपग्रेड हुआ ही नहीं, वो जब से 15 साल बाद तो अब अनुरक्षण का पैसा मिला उसका, कि उसका अनुरक्षण का पैसा मिल जाए। तो ऐसे मेडिकल कॉलेज का क्या फ़ायदा है जिसके अंदर मेडिकल ही ना हो। आपका भी अजीब सवाल है, सांसद विधायक चिट्ठी लिखते हैं, क्षेत्र में मिले, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी उठा कर ले जाइए। मैं उठा के ले जाने कह रहा हूँ, उसका सुधार कर दीजिए, उसका उद्धार कर दीजिए। उठाकर नहीं कहा मैंने, उद्धार कर दीजिए, उद्धार। दूसरा सर ये सवाल और उस मेडिकल कॉलेज का क्या मायने है जिसमें मेडिकल ही ना हो? बिल्डिंग खड़ी है, उसमें है क्या? जाके देखिए, ऑन्कोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, कुछ है क्या वहाँ? सिर्फ नज़ला खांसी जुकाम की दवाई बस। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल है, यूपी विश्वविद्यालय में आरएसएस को आतंकी समूहों से जोड़ने वाला एक सवाल पर विवाद खड़ा हो गया, हालांकि परीक्षा फिलहाल रद्द कर दी गई है। क्या संघ को आतंकी समूहों या आतंकी गतिविधि रखने वाली संस्थाओं से तुलना करना सही है? देखिए, मैं संघ के बारे में ये विचार नहीं रखता हूँ। संघ के बारे में मैं ये विचार इसलिए नहीं रखता हूँ कि संघ के लोग जहर तो बोते हैं, लेकिन वो बौद्धिक जहर बोते हैं। नफरत तो बो दी उन्होंने, ये सब उन्हीं की दिखाई दे रही है। एक सर और इम्पोर्टेंट सवाल है, जब ये बात उठती है कि वन नेशन वन, निर्मला सीतारमन को लेकर कुछ चीजें चल रही थी सोशल प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने खंडन किया और कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए 2024 के चुनाव में खर्च हुए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन होने से 1.5% जीडीपी भारत की बढ़ जाएगी। इन्हें पता ही कुछ नहीं है। निर्मल नाथ जी तो जो समझ में आता लिख करके आता है वो पढ़ती रहती हैं। ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं क्या? ये चाहते क्या हैं? इनका राज रहे बस, जो अपने मित्रों को बांटना है इनको बांटते रहें, राज अपना करते रहें बस, और इसके अलावा क्या चाहते हैं? देश में चर्चा तो है वन नेशन वन इलेक्शन की। अब ये तो कुछ भी कर सकते हैं ना। अब संख्या बल के आधार पे आप किसी को भी कुछ भी कर दो। लोकतंत्र में संख्या के मायने नहीं होते, जो जीत गया वो सबका हो जाता है। तो कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को क्या दिक्कत है इससे? क्या वन नेशन वन इलेक्शन से, फजूल खर्ची रोकने से? ये इसमें फजूल खर्ची रुकेगी? आप नोटबंदी होकर के अर्थव्यवस्था ऊपर चली गई। एक काम तो इनका बता दीजिए जो इन्होंने करा और उसका फायदा देश को हुआ हो। एक काम बता दीजिए, मुझे गिनवा दीजिए। छाती ठोक करके ट्रंप से दोस्ती थी, ट्रंप ने छाती ठोक कर ही टैक्स लगा दिया। एक काम तो बता दीजिए ना जिसके अंदर इनकी किसी काम के अंदर जो इन्होंने बोला वो पूरा हो गया हो। एक काम बता दीजिए। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।